बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। हमारा टॉपिक 7.3 आज का हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का है। इससे पहले हमने काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है कि हम किसी बॉडी को अगर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेन आ जाते हैं। 3 किस्म के स्ट्रेस हमने डिस्कस किए थे, टेंसाइल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और उसके जो रिज़ल्ट आ रहे थे वो भी हमने तीनों इसी ही नाम के साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने अगले लेक्चर में किया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उसी लेक्चर के साथ। और आज हमारा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वर्क डन करते हैं, जब उसको हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसमें मॉलिक्यूल की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि वर्क डन ऑन इलास्टिक बॉडीज़। अगर हम किसी इलास्टिक बॉडी के ऊपर वर्क डन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये वर्क डन ऑन इलास्टिक बॉडी जो है वो हमारे पास किसके लिए होते हैं? फॉर डिफॉर्मेशन। हम ये चाहते हैं कि बॉडी अगर हम डिफॉर्म कर दें तो उसमें कितनी डिफॉर्मेशन आती हैं, उसकी स्ट्रेंथ हम फाइंड आउट करते हैं। तो डिफॉर्मेशन ऑल्सो स्टोर एनर्जी। इस तरह बॉडी के अंदर एनर्जी भी स्टोर हो जाती है, और उस एनर्जी को हम अब नाम दे रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन द बॉडीज़ एंड दीज बॉडीज़, ये जो बॉडीज़ आप जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नॉन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, हमारे पास जैसे मैंने बताया कि एक स्प्रिंग है, अगर आप उस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं तो उसको आप छोड़ देते हैं, तो स्ट्रेच करने के बाद स्प्रिंग जो है वो एक जंप लगा लेता है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस बॉडी के अंदर जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं और कैसे हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं एक डायग्राम को डिस्प्ले करता हूँ। स्टूडेंट, इस डायग्राम में जो अभी आपके सामने ये मैंने डिस्प्ले कर दिया है, इस डायग्राम में हमारे पास दो किस्म की वायर्स हैं। एक वायर हमारे पास है टेस्ट वायर, जिसके ऊपर हम लोड अप्लाई करके वज़न इसके साथ लगा के वेरिएबल लोड यहाँ से हम अप्लाई करते हैं, और हम इस वायर के अंदर कितनी एक्सटेंशन आ रही है वो हम नोट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो इस वायर के साथ एक और वायर है, उसको हम कंपैरिजन वायर कहते हैं, उसके साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। और ये भी बात याद रखनी है कि जो कंपैरिजन वायर है, इसमें हमारे पास एक वर्नियर स्केल भी अटैच है, ताकि वर्नियर स्केल के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करके उसको हम यूज़ करते हैं। इस कंपैरिजन वायर को हम रेफरेंस वायर का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसी के रेफरेंस पे हम अगले टेस्ट वायर को नोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रेफरेंस वायर भी कहलाता है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने इसके ऊपर एक वेट सस्पेंड कर देना है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक वेट जो है वो ये 1 वेट जो है ये मैंने यहाँ इसके ऊपर सस्पेंड कर दिया। इस तरीके से 2, 3, 4, 5 ये वेट हम लगाते जाएंगे। स्टूडेंट, इस वायर के अंदर आपके पास एक्सटेंशन आती जाएगी, और वो इस वर्नियर स्केल के बिहाफ पे हम यहाँ से नोट कर रहे होंगे। ये जो वर्नियर स्केल हमें यहाँ रिजल्ट दे रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग हम नोट करे होते हैं, कंपैरिजन करेंगे। जिस तरह हम वर्नियर स्केल की ज़ीरो को मैन स्केल के साथ जिस तरह चेक कर रहे होते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग मैन स्केल रीडिंग को नोट करने के लिए, जिस तरह हम सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करते हैं या किसी गिवन ऑब्जेक्ट का रेडियस फाइंड आउट करते हैं, तो हम वर्नियर स्केल को यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरीके से हम इस रेफरेंस वायर के ऊपर लगे हुए वर्नियर स्केल को उसकी रीडिंग को हम नोट कर रहे होते हैं। एक्सटेंशन वायर की जो वेरिएबल लोड जो है वो हम उसने वहाँ पर गिवन किया होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं मॉडुलस। यानी 7.3.1 में अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो मैं लिखूँगा मॉडुलस, जिस तरह हमने 3 मॉडुलस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, मॉडुलस ऑफ मेटालिक वायर, कि जो मेटालिक वायर मुझे गिवन था उसका क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या क्या इलास्टिक मॉडुलस उस वायर का था। तो मॉडुलस ऑफ मेटालिक वायर को मैं यंग्स मॉडुलस के थ्रू लिखूँगा,
और यंग्स मॉडुलस को हमने लिखा था स्टूडेंट टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेस को हम उसी तरह लिखेंगे नॉर्मली F/A, और टेंसाइल स्ट्रेस को हमने लिखा था डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। सो यंग मॉडुलस को अरेंज करते हुए हम लिखेंगे F/A चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, वो ऊपर आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस फार्मूले के बिहाफ पे हम इस वायर की मॉडुलस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है और इस टेक्निक के थ्रू हम इस वायर की यंग मॉडुलस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो F है ये हमारे पास एवरेज फोर्सेस हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट आगे हमारे पास एक छोटी सी हेडिंग या एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो और आ सकता है। वो ये है कि जी वर्क डन फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, वर्क फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। अब मैं यहाँ पर एक और ग्राफ को आपके सामने डिस्प्ले करूँगा और उस ग्राफ से हमने कैलकुलेशन करनी है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास वर्क जो है वो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं एक ग्राफ यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट ये ग्राफ आप देख रहे हैं, हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम कोई मैस जो है वो हैंग कर देते हैं और ये मैस हमने इसको हैंग किया हुआ है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि जब हम किसी स्प्रिंग को मैस अटैच कर देते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है, और ये एक स्केल अटैच हुआ है। इस स्केल के बिहाफ पे हम उसमें जितनी एक्सटेंशन आती है वो हम नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको ऐसे नोट किया कि आपके पास इसके एक्स एक्सिस के ऊपर इसका वेट है न्यूटन में और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास एक्सटेंशन है। तो ये आपके पास वेट एक्सटेंशन जो है ये ग्राफ है और इसको आप फोर्स एक्सटेंशन भी कह देते हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल इतने वेट के ऊपर आपके पास स्केल ने इतनी एक्सटेंशन दे दी 2 सेंटीमीटर के बिहाफ पे। अब इस तरीके से 4 सेंटीमीटर की जो एक्सटेंशन आ रही है उस वक्त वेट जो आपने सस्पेंड किया था वो वेट आपके पास लाइक दिस वन। इस तरीके से 6 सेंटीमीटर के बिहाफ पे जो एक्सटेंशन आई है और वो कितने वेट की वजह से आई है, कितने वेट के बिहाफ पे आई है, तो वेट आप यहाँ तक लेके आते हैं कि फॉर एग्जांपल ये 1.4 या इसी तरीके से 1.2 1.3 के बिहाफ पे जो भी आपके पास ग्राफ की रीडिंग आ रही होती है। यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 8 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आई है तो उसके लिए वेट आपके पास ये वाला कंसिडर किया जाता है। तो ये आपके पास एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आ जाता है और फाइनली आपके पास ये इस पॉइंट तक जो आपने नोट किया है। अब स्टूडेंट अगर मैं इसमें से वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहूँगा तो वर्क डन बाय वेरिएबल लोड ऑन मेटेलिक वायर, इस पे हमने देखा कि इट प्रोड्यूस एक्सटेंशन। अब कुछ वक्त के बाद अगर हम कॉन्टीन्यूसली वेट को इंक्रीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि स्प्रिंग एक्सटेंड होता जाए और इसके ग्राफ की वैल्यूज़ हमारे पास बढ़ती जाए। अब अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट इसको कुछ पॉइंट्स लगा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसको मैं कहता हूँ ये ओरिजिन है O और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ये पॉइंट A है मेरे पास, ये पॉइंट A, ठीक है, और ये मेरे पास कोई भी पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट B है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल डेवलप हो जाता है, ये A O और B, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे स्टूडेंट इसका एरिया जो है वो हमारे पास ये एरिया आ रहा है, इसका राइट एंगल ट्रायंगल का ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं यहाँ लिखूँगा इस तरीके से कि एरिया हमारे पास इसका जो आएगा वो एरिया आपके पास आएगा ट्रायंगल का हाफ लेंथ इनटू विड्थ या हाइट कह देते हैं। तो आपके पास इस एरिया का जो ट्रायंगल का जो एरिया मैं लिखूँगा वो मैं लिखूँगा हाफ। अब इसकी लेंथ में हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्सेस आ रहे हैं, फोर्स, और विड्थ में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन आ रहा है x। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका जो एरिया आया है वो एरिया हमारे पास एरिया अंडर द कर्व इस वक्त बन चुका है हाफ f इंटू एक्सटेंशन। ये एक तो ग्राफ से हमारे पास एरिया बन जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं वर्क का फार्मूला लिखता हूँ
तो वर्क डन को मैं लिखता हूँ जी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन। अब याद रखिएगा ये जो फोर्सेस हैं ये हमारे पास एवरेज फोर्सेस आ जाती हैं। सो एफ एवरेज फोर्स हमारे पास आती हैं कि पहली ज़ीरो फोर्सेस थी प्लस मैक्सिमम फोर्सेस एफ आ जाती हैं डिवाइडेड बाय 2। हमने इसके ऊपर एवरेज फोर्सेस क्यों अप्लाई किए? इसलिए कि ये जो स्प्रिंग है ये यूनिफॉर्मली एक्सटेंड नहीं होता, एक जगह तक इसमें हुक्स लॉ वैलिड है, उसके बाद फिर इसमें वेरिएशन आ जाती हैं। इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज फोर्सेस। सो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ वर्क डन के फार्मूले में, तो मेरे पास आ जाता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की जगह पर मैं लिखूँगा 1/2 और फिर एफ और फिर हमारे पास एक्स। इस इक्वेशन के अंदर जब मैंने वैल्यू पुट की मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। अब स्टूडेंट अगर आप इस इक्वेशन को बड़े गौर से देख लें, वर्क डन आपके पास इसी एवरेज फोर्सेस से जो आया है वो भी हमारे पास हाफ एफ डॉट एक्स हमारे पास आ गया है। अब स्टूडेंट अगर आप इन इक्वेशन दोनों को देख लें, इट इज़ वेरी क्लियर दैट वर्क डन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ लोड इन इलास्टिक मटेरियल इज इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो आपने ये वाला वर्क डन कैलकुलेट किया, दिस वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या फिर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो इसलिए हम वर्क डन फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये वही वर्क डन इक्वल आएगा जो हम किसी भी मटेरियल के ऊपर अप्लाई करते हैं फोर्स और उसके अंदर आ जाती है एक्सटेंशन। तो ये हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है कि वर्क फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को डिस्कस करें। जी स्टूडेंट, इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो हमारे पास एक छोटी सी हेडिंग और आ रही है और वो हेडिंग हमारे पास इसी के साथ ही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस। ठीक है, हम उसको यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो उसमें y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कि हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को एक रिलेशन देंगे और उसमें हमारे पास यंग्स मॉडुलस आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है वो भी हमने देखा कि वो वर्क डन की इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन अभी हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब वर्क डन को अभी हमने कहा था कि वर्क डन जो है ये हमारे पास होता है एवरेज फोर्सेस इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज फोर्स को हमने क्या लिखा था? एवरेज फोर्स को हमने लिखा था हाफ एफ। अभी ऊपर हमने ये डेरिवेशन की हुई है। ठीक है, सो हम इसको लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन की इक्वल लिखना है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ एवरेज डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब एवरेज जो है हमारे पास हाफ एफ और एक्सटेंशन को हमने एक्स से नोट किया हुआ है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है फॉर एग्जांपल। अब स्टूडेंट इसी में अगर मैं ये लिख दूं कि एज वी हैव फॉर इलास्टिक बॉडी, तो इलास्टिक बॉडी के लिए हमारे पास हुक्स लॉ है F इज इक्वल टू के एक्स, जिसमें के हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। सो हमारे पास अगर मैं के की वैल्यू पुट करता हूँ, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एफ को मैं लिखूँगा के एक्स, और ये एक्स हमारे पास एक बाहर आ जाता है, तो हम फाइनली पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक बात, दूसरी बात यह है कि डिफॉर्म्ड मटेरियल के अंदर जो एनर्जी आती है वो हम लिख सकते हैं
यंग्स मॉडुलस के फॉर्मेट में भी, ठीक है। सो एनर्जी इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड मटेरियल, उसमें से भी हम एक रिलेशन डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल यंग्स मॉडुलस को हम लिखते हैं कि F/A डेल्टा L, और यहाँ पर हम ये वाला L लगा देते हैं। अब ये जो L है, जो ओरिजिनल है, इसको हम कैपिटल L ही रहने देते हैं, और ये जो डेल्टा L है इसको हम एक्सटेंशन X का नाम दे देते हैं। तो मैं इसको लिहाजा यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर X की वैल्यू लगा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी अब X, जो एक्सटेंशन हमारे पास आ रही है, जो चेंज हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट हम फोर्स की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। जब मैं फोर्स की वैल्यू को यहाँ सेपरेट करता हूँ तो मैं लिखूँगा F इज़ इक्वल टू YA इंटू X, ये जो एक्सटेंशन हमारे पास आई है डेल्टा L है, चेंज इन लेंथ है, डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ये हमारे पास F की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सो इस F की वैल्यू में से हम अब एक और रिज़ल्ट कैलकुलेट करेंगे। वो इस तरह देखेंगे कि अब इस इक्वेशन को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 का नाम देता हूँ। एक और दफ़ा मैं लिखता हूँ हुक्स लॉ को, ऑल्सो वी हैव, ठीक है। वो हमारे पास है F इज़ इक्वल टू KX। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से को? इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आएगा KX इज़ इक्वल टू YA X डिवाइडेड बाई L। स्टूडेंट हमारे पास ये जो X है ये इस X के साथ कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बचा वो K का रिज़ल्ट बच गया, K इज़ इक्वल टू YA बाई L, ठीक है। इस K की वैल्यू को हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इस फार्मूले में पुट करना है। इस फार्मूले में ये K की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। सो फाइनली हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिफॉर्म्ड मटेरियल विल बी 1/2। अब स्टूडेंट इस K की वैल्यू को हम लिखेंगे यंग मॉडुलस एरिया डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ इनटू X स्क्वायर, एक्सटेंशन का स्क्वायर। सो इस फार्मूले को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस, और इसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि आप स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर लें किसी मटेरियल की, तो स्ट्रेन एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी इस टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, आपके पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपके पास इस ये जो फार्मूला आया है ये आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, MCQs के लिए ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, और एक्सरसाइज में आपके पास इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होंगे, और बोर्ड में SLO बेस इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ तक एंड हो जाता है, और अगले चैप्टर को अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसको यहाँ ऑफ कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।